वेलकम टू वीजी ऑन स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक पिकिंग। आज मैं आपको एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो गिरावट आ रही है उसमें उसको तो पहले समझना है कि क्यों गिरावट आ रही है, और दूसरा कि इन सब में चेक कैसे करें कि कौन सी एनबीएफसी अच्छी है, किसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है। तो वो हमें इस लेक्चर में समझना है, इस वीडियो में समझना है, ताकि हम जब इन्वेस्ट करने का सोचे तो सही कंपनी में और सही एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी जिसको बोलते हैं, इसमें जो मेल्टडाउन हुआ है पिछले 10-15 दिनों में, ये हमें थोड़ा समझना है कि ये हुआ क्यों है, और इसमें हमें कौन सी अच्छी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो आपको पता है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एचएफसी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। ये आपको, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आप सभी लोग हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको जो लोन अमाउंट देता है ये एनबीएफसी एचएफसी वो कैसे देता है, वो एक्चुअली वो फंड रेज करता है। फंड रेज करने का मतलब है कि जैसे उसने डेट लिया, किसी से बैंक से लिया, कम इंटरेस्ट पे लिया, या फिर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर कमर्शियल पेपर। तो ये सब वो इससे वो डेट रेज करता है, और फिर वो डेट को आपको लोन के फॉर्म में देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो जो जो वो देता है, जितना इंटरेस्ट आपको देने से मिलता है, और जो फिर उसी में से वो कुछ इंटरेस्ट वापस जहां से वो पैसे इकट्ठा किया रहता है उनको वो देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इस यही हमारा बिजनेस मॉडल है एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इनको फंड रेज करने में डिफिकल्टी होगी। अब जो हमारी, जैसे आप दीवान हाउसिंग, कैनरा हाउसिंग फाइनेंस, रेपको, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अब इनको फंड रेज करने का डिफिकल्टी क्यों होगा? क्योंकि डेट मार्केट में अभी इश्यू आ गया। डेट मार्केट मतलब वो मार्केट जहां से कंपनीज डेट रेज करती है। ठीक है, तो जैसे हमारा इक्विटी मार्केट है, आप दो तरह से पैसे रेज कर सकते हो, या तो इक्विटी डाइल्यूट करके या फिर डेट डेट लेके। तो क्या हुआ कि आईएलएफएस के डिफॉल्ट के बाद अब डेट मार्केट से पैसे रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा क्या है कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। अभी जैसा आपने सुना होगा कई बार कि इधर रिसेंट टाइम्स में कि जो है फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अब इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि जो जिस पहले क्या था कि ये लोग डेट सस्ते में इनको मिल जाता था, अब वही डेट इनको महंगे में मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि इनका जो मार्जिन है, जो मतलब जैसे मान लीजिए आप हाउसिंग लोन 9% पे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बढ़ा के 10-12% कर देंगे, क्योंकि ये लग्जरी नहीं है। लेकिन जिस जहां से फंड रेज करें, पहले मान लीजिए वहां 2% देते तो हो सकता है अब 3% देना पड़े, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो श्रिंक कर रहा है। तो वो प्रॉफिट श्रिंक करने से आप देख रहे हैं कि कंपनीज जो है अ, नीचे की तरफ आ रही, क्योंकि उनका ईपीएस ग्रोथ आगे एटलीस्ट 1 ईयर तक कम रहने वाला है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो एनएफसी और एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, जिनका एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं है। एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं होने का मतलब, अब एनबीएफसी का एसेट क्या होता है? लोन ही होता है, क्योंकि बैंक का एसेट लोन होता है, एनबीएफसी का भी एसेट लोन होता है। तो अगर उन्होंने अच्छे लोन नहीं दिए हैं और उस लोन से रिटर्न नहीं आ रहा है, और उनकी लाइबिलिटी ज्यादा है, और एसेट क्वालिटी जहां से लोन आना वो अच्छा नहीं है, उसमें ज्यादा मिसमैच है, तो वो कंपनीज आने वाले 6 से 1 साल में काफी उनको डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से जो एनबीएफसी जो पिछले 1-1.5 साल में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई थी, सडनली ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो हमें बहुत ही केयरफुल रखना है
और हमें बहुत ही सेलेक्टेड एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है। और फिलहाल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जस्ट वॉच करिए और देखिए कि ये कितना करेक्ट हो सकता है, मार्केट थोड़ा स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना डिसाइड करिएगा। बट इन सब इस टाइम में आप जस्ट अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अब जैसे आप देखेंगे दीवान हाउसिंग का अभी रिसेंटली बहुत बड़ा गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिर चुका है वो। तो आप देखिए कि उसका जो अभी लाइबिलिटी है 17% का है, और एसेट जो है उसका 11% का। तो आप देख रहे हैं 6% का गैप है। ये कैसे मीट करेगा वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैनेजमेंट ने तो आके बहुत क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, फिर भी हमें वेट और वॉच करके देखना है। तो यहाँ पे भी करेक्शन अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के और नीचे जाएगा स्टॉक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से। कैनरा हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा, ये भी आपका बहुत बड़ा इशू। यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी 18% का, और इनके पास एसेट जो उसको बैक बैक करने के लिए है वो सिर्फ 5% का है। तो मतलब यहाँ भी एक बड़ा गैप दिख रहा है। तो 6-7 महीने में आपको यहाँ भी पता चलेगा प्रॉब्लम्स। रेपको, ये भी बहुत ही पुअर क्वालिटी है। यहाँ पे लाइबिलिटी आप देखिए 30% का है, और यहाँ पे एसेट का बैक करने के लिए सिर्फ 3.5% है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इंडिया हाउसिंग का भी ऐसे ही इश्यूज बता रहे हैं, और इसलिए देखिए कि इंडिया हाउसिंग भी बहुत करेक्ट हुआ है। डीएसपी ने अपना जो ये था, डीएसपी ने अपना जो होल्डिंग था इस दीवन हाउसिंग में, उसको सेल कर दिया है। तो ये भी एक नेगेटिव जा रहा है इस समय, क्योंकि शायद डीएसपी ने एसेस कर लिया है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो ओवरऑल आपको फिलहाल एनबीएफसी में बहुत केयरफुल रहना है। और एक और रीजन ये भी है कि आप देखिए कि वैल्यूएशन भी बहुत हाई, क्यों मैंने बोला कि ये कंपनीज पिछले 1.5 से 2 साल में 2 गुना से 3 गुना बढ़ गई है। तो वैल्यूएशन भी बहुत हाई है, और इतने सारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स जो हैं एनबीएफसी और एचएफसी के लिए हैं। तो इसलिए जो भी जिसका वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, और फ्यूचर ग्रोथ मतलब ईपीएस ग्रोथ जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, तो इस वजह से भी कंपनीज करेक्ट करके अपना करेक्ट फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कैन फिनांस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, ग्रुप फिनांस एंड चोलामंडलम, तो ये सारे कंपनीज अच्छे खासे वैल्यूएशन पे थी। कुछ करेक्ट हुई है, कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वालिटी कंपनी है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका एल एन टी फिनांस है, इस पे आप ध्यान रखिए। थोड़ा मार्केट स्टेबल हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुली पार्ट्स पार्ट्स में जाना होगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ख़राब है और पता नहीं कौन सा स्टॉक कितना गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस समय तो आपको थोड़ा केयरफुल, लेकिन क्वालिटी में जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एम फिनांस है, ये भी अच्छा क्वालिटी है, रूरल एरिया में है। तो इम्पैक्ट रूरल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका एक्सपोजर रूरल एरिया में है, ट्रैक्टर और इससे रिलेटेड फिनांस। तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आप थोड़ा देखिए, लेकिन केयरफुल रहिए इसमें। तो ये जो 3 स्टॉक बताए, ये थोड़े क्वालिटी स्टॉक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा वेट करिए और थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालिए। जो आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं हो वही पैसे डालिए, क्योंकि ये मार्केट में आपके पैसे फंस सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया है, डिटेल एनालिसिस किया है। आपको क्वालिटी एनबीएफसी देखना, आप ये भी देख सकते हैं पीरामल, पीरामल एंटरप्राइजेज, ये भी बहुत अच्छा एनबीएफसी है। यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं, इनका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये तीनों कंपनीज का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, और एक अच्छा मैनेजमेंट है। आप देखिए एक रिनाउंड मैनेजमेंट एलएनटी का है, महिंद्रा का है, पीरामल ग्रुप का है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो और आप एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे परसेंटेज कितना है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, और उन्होंने पास्ट में जब प्राइस राइज किया है तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑफलोड नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हम एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्टेड है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।